नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वार टू के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो कि वर्ल्ड वार वन पे था और उसके बाद वर्ल्ड वार वन के बाद जो यूरोप में संधि की गई जिसको वर्साई की संधि, जिसको एक तरह से देखा जाए तो जो उस समय जीते हुए पावर थे यानी कि अलाइड फोर्सेस, उन्होंने जर्मनी के ऊपर ये वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म होने के बाद वर्साई की संधि को कहीं न कहीं ज़बरदस्ती थोपा था, क्योंकि जर्मनी के पास उस संधि को मानने के अलावा कोई और रास्ता था नहीं। अगर जर्मनी उस संधि को नहीं एक्सेप्ट करता तो उसे युद्ध करना पड़ता है और युद्ध में वो ऑलरेडी हार चुका था। तो कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध होने के पीछे वर्ल्ड वार वन के बाद जो संधि की गई जिसको वर्साई की संधि कहा जाता है, वह एक अपमानजनक और एक बहुत ही पार्शियल टाइप की संधि थी, जिससे जर्मन जनता में और जर्मन जो राजनीतिज्ञ थे उनके बीच में बहुत ही असंतोष और अपमान की भावना कहीं न कहीं ग्रसित हो गई थी। तो इसी कारण से कहीं न कहीं एडोल्फ हिटलर को एक जगह मिली उस राजनीति में इंटर होने के लिए, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध का धीरे धीरे भूमिका पूरी तरह से बननी शुरू हो गई। तो आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध होने से पहले की क्या क्या घटनाएं हुई थी जिसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, जो कि दो धड़ों के बीच हुआ, उस समय पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। एक था अलाइड पावर और एक था एक्सिस पावर। आप वर्ल्ड वार वन में जब देखे होंगे तो एक अलाइड पावर था और दूसरा था सेंट्रल पावर। अब इस समय जो था वो सेंट्रल पावर की जगह एक्सिस पावर था। तो अलाइड पावर में थे यूके, सोवियत यूनियन, यूएसए, फ्रांस, और उनके साथ में अदर जो कॉम्बेटेंट जो ज्वाइन होते गए उसमें था चाइना, कनाडा, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मंगोलिया और इवन ब्रिटिश इंडिया, जो कि उस समय ब्रिटेन के अधीन था। ब्रिटिश इंडिया भी कहीं न कहीं अलाइड पावर की तरफ था। और फिर एक्सिस पावर में अगर देखा जाए तो जर्मनी, जो कि उस समय एक तरह से एक्सिस पावर को लीड कर रहा था, और इटली, जापान, ये एक्सिस पावर के मेन तीन पिलर थे। और इनके साथ में जो बाद में ज्वाइन हुआ वो हुए किंगडम ऑफ हंगरी, किंगडम ऑफ रोमानिया, किंगडम ऑफ बुल्गारिया, रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड एंड स्लोवाक रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ क्रोएशिया, और भी अदर कंट्रीज़ थी वो ज्वाइन हुए। सबसे मेन बात यह है कि आप देखेंगे वर्ल्ड वार वन के टाइम में इटली और जापान ये दोनों अलाइड पावर की तरफ थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वार में इटली और जापान ने अपना पाला बदल लिया था। और इसके पीछे रीजन ये भी था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संधियां की गई उसमें कहीं न कहीं इटली और जापान को एक तरह से नेग्लेक्ट किया गया। उनको बुलाना, जो अलाइड पावर्स में जैसे यूके, यूएसए या फ्रांस ने उनको बुलाना उचित नहीं समझा या उनको एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। इसी के कारण और उस समय जो भी संधि की गई थी तो उसमें उचित फ़ायदा ना पाने की वजह से ये दोनों देश कहीं न कहीं अलाइड पावर्स से गुस्सा थे, नाराज़ थे, और इसलिए इन्होंने अपना पाला सेकेंड वर्ल्ड वार में बदल लिया था। तो हम लोग वर्ल्ड वार वन होने के पहले और वर्ल्ड वार वन होने के बाद यूरोप के मैप को एक बार देखेंगे कि किस तरह मैप चेंज हो गया वर्ल्ड वार वन होने के बाद। तो ये जो मैप है ये है वर्ल्ड वार, ये बिफोर वर्ल्ड वार वन के मैप हैं, जिसमें आप देख रहे हैं जर्मनी कहाँ तक फैला हुआ है। रसिया के बॉर्डर से होते हुए यहाँ पे पूरा ये जर्मनी है, और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये इतना बड़ा देश, ये दो बहुत बड़े देश थे। लेकिन जब वर्ल्ड वार में इन दोनों देशों की हार हुई और जो जीते हुए देश थे उन्होंने अलग अलग नेशंस क्रिएट किए, और आफ्टर वर्ल्ड वार मैप इस तरह से बन गया, कुछ इस तरह। पोलैंड नाम का देश बन गया, ऑस्ट्रिया और हंगरी दो अलग देश बन गए, एक अलग उसमें से देश चेकोस्लोवाकिया बन गया। तो इस तरह से जर्मनी को तोड़ ताड़ के एकदम से, और ऑस्ट्रिया हंगरी को तोड़ के कई सारी कंट्रीज़ का इसमें जन्म हुआ, और इनको मान्यता देना जर्मनी और इन ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे देशों की बाध्यता थी कि इनको मान्यता आपको देना ही है। अब हम देखते हैं कि उस समय कौन कौन से लीडर्स थे जो कि वर्ल्ड वार टू में लीड कर रहे थे। तो जैसा कि अलाइड पावर्स में आप देखेंगे कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये थे कुछ टाइम तक, और उसके बाद इनकी वर्ल्ड वार टू के दौरान ही इनकी डेथ होती है,
और हैरी एस ट्रूमैन इनको एक तरह से ये टेक ओवर करते हैं, और जापान पे जो परमाणु बम गिराया गया था उसका डिसीजन हैरी एस ट्रूमैन ने लिया था। और यूके के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे, और फ्रांस के जो उस समय हेड थे वो थे चार्ल्स डी गॉले, और यूएसएसआर के जो थे वो जोसेफ स्टालिन, और चाइना के जो एक तरह से हेड थे वो थे चियांग काई शेक, और जो एक्सिस पावर में जो हेड थे वो जर्मनी का आप जानते ही हैं चांसलर एडोल्फ हिटलर, जो कि अपने आप को फ्यूहरर घोषित कर लिया था। फ्यूहरर का मतलब होता है सर्वोच्च नेता, जिसके आगे कोई भी और नहीं है। और जापान के उस समय जो आर्मी हेड थे जिनका नाम था हिडेकी टोजो, और जापान का एक तरह से देखा जाए तो मोनार्की थी, जिसके मतलब राजा जो थे वो हिरोहितो थे उस समय, लेकिन देखा जाए तो आर्मी ही इस चीज़ को लीड कर रही थी। तो आर्मी का जो लीडर था वो था हिडेकी टोजो, और इटली का जो हेड था वो था बेनिटो मुसोलिनी, जिसके बारे में आप लोग सुने ही होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध यह मानव इतिहास का सबसे घातक, भयंकर और विनाशकारी युद्ध था, जिसमें 50 से भी अधिक देश शामिल थे, और यह युद्ध जल, थल, नभ, पहाड़, जंगल सभी जगहों पे लड़ा गया, और इस दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट में यह युद्ध कहीं न कहीं किसी भी तरह से प्रभाव डाला है। और इस युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध का, जो कि जब तक वर्ल्ड वार 2 नहीं हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेट वार के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब यह सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ इसके बाद से ही जो ग्रेट वार था उसका नाम प्रथम विश्व युद्ध रखा गया। और इसमें मानव इतिहास में सबसे अधिक जनहानि और धनहानि दोनों चीज़ हुई है। और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर वर्ल्ड वार 2 हुआ क्यों, आखिर इसके पीछे क्या कारण थे, क्यों वर्ल्ड वार होना ज़रूरी हो गया था। तो इसका सबसे पहला कारण जो है वो है ट्रीटी ऑफ वर्साई। अब ट्रीटी ऑफ वर्साई में क्या ऐसी चीज़ें थी जिससे कि ये युद्ध एक तरह से ज़रूरी हो गया था। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साई की कंडीशंस क्या क्या थी। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई। दोस्तों, जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध में हार गया तो एक तरह से जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने वर्साई के महल में, जो कि फ्रांस में है, वहाँ पे एक ट्रीटी साइन की गई। और ट्रीटी साइन करने के टाइम पे जो जर्मन प्रतिनिधि थे वो वहाँ पे आए हुए थे, और जर्मन प्रतिनिधियों को काफ़ी अपमानित भी किया गया था। यहाँ तक कि जो अलाइड पावर्स थी उनको एक तरह से अलग जगह पे रखते थे, और जस्ट लाइक कैदियों टाइप का उनको, जब संधि का कोई भी मीटिंग हुआ तो उसमें बैठने के लिए जस्ट लाइक कैदी जैसा ले आते थे। और फ्रांस की जनता उस समय उन पे सड़े टमाटर, अंडे, इस टाइप की चीज़ें फेंका करते थे, उनको गालियाँ देते थे, उन पे पत्थर मारते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो जर्मनी का अपमान किया गया, ना कि जर्मन प्रतिनिधि का अपमान है, वो जर्मनी का अपमान था। और जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी, इस संधि में कुछ ऐसी शर्तें थोपी गई जो जर्मन जनता को लगता था कि उन्हें अपमानित करने के लिए ऐसा किया गया है, जिसमें पहला था एल्सस लॉरेन प्रदेश, जो प्रादेशिक व्यवस्था की गई। जर्मनी को कई टुकड़ों में तोड़ दिया गया, और जर्मनी को जर्मनी न रहकर उसको वाइमर साम्राज्य बना दिया गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया और वाइमर गणतंत्र का नाम दिया गया। और एल्सस लॉरेन प्रदेश जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच था, जिसको कि कभी न कभी जब प्रसा जर्मनी एकीकरण कर रहा था, पहले जर्मनी नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था, प्रसा के नेतृत्व में ये एक देश बना था। और 1871 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, और एल्सस लॉरेन प्रदेश को फ्रांस से प्रसा ने छीनकर फिर जर्मनी नाम का एक देश बनाया था, जो कि जर्मन भाषी लोगों का मिलकर एक यूनियन बनाया गया था। तो उसी समय से फ्रांस के अंदर ये खुन्नस थी कि कहीं न कहीं हमें इस चीज़ को वापस लेना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी हारा हुआ था, तो फ्रांस के पास ये एक अच्छा मौका था कि इसको मुझे वापस लेना है। तो इस संधि में एल्सस लॉरेन प्रदेश को फ्रांस को वापस दिया गया। और फिर आता है सेकंड, राइनलैंड। राइनलैंड यह फ्रांस और जर्मनी के बीच एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया जिसको डीमिलिटराइज जोन बनाया गया, कि यानी कि यहाँ कोई किलेबंदी नहीं हो सकती, और कुछ एरिया ऐसा रहेगा जहाँ की मिलिट्री या किसी की प्रेजेंस नहीं रहेगी। और यहाँ पर 15 वर्षों तक जो अलाइड पावर्स थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उनकी सेनाएं तैनात रहेंगी। तो ये भी एक तरह से जर्मनी के लिए एक अपमान की ही चीज़ थी कि उनके क्षेत्र में ये लोग अपनी मर्जी से कुछ भी रूल बना रहे हैं। और दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा जो आता है वो है सार का कोल क्षेत्र। जर्मनी में सार नाम का एक क्षेत्र था, जो कि
ये है दोस्तों, ये जो रेड कलर में आपको छोटा सा एरिया दिख रहा है, ये है सार कोल बेल्ट। यहाँ पर जर्मनी की मैक्सिमम जो कोल खदानें थी यहीं पे थी। और इसको क्या हुआ कि उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, जिसको आज राष्ट्र संघ का नाम दिया जाता है या यूएन का नाम दिया जाता है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज़, लगभग 120 के आसपास कंट्रीज एक तरह से उसकी मेंबर हैं। तो उस समय लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। तो सार क्षेत्र को एक तरह से लीग ऑफ नेशंस के अंडर दिया गया व्यवस्था कंट्रोल के लिए, लेकिन जो कोयले के माइंस थे उन पे अधिकार फ्रांस को दिया गया कि फ्रांस यहाँ पे कोयले की खदान का 16 वर्षों तक इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद सार क्षेत्र में एक तरह से जनमत संग्रह करवाया जाएगा। और जनमत संग्रह के बाद अगर वहाँ की जनता जर्मनी के साथ मिलना चाहती है, देन सार्क जर्मनी का पार्ट बनेगा। और अगर वहाँ की जनता फ्रांस के साथ जाना चाहती है तो वो पार्ट जो होगा वो फ्रांस का पार्ट बनेगा। तो यह चीज़ भी जर्मनी के लिए एक बहुत ही एक अनएक्सेप्टेबल टाइप की चीज़ थी, लेकिन संधि को उसको साइन करना पड़ा था। फिर आता है कि यूपेन मार्सनेट, दैट मीन्स बेल्जियम एंड डेनमार्क की प्राप्ति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस समय जो संधि साइन हुई उसमें यूपेन मार्सनेट और मलमेडी का प्रदेश, जिसको कि जर्मनी के अंडर में था, उसको बेल्जियम के अंडर में दे दिया गया। और स्लेस्विग में जनमत संग्रह कराया गया। और संग्रह कराने के बाद वहाँ की जनता ने डेनमार्क की तरफ अपनी वोटिंग दी और उत्तरी भाग जो था स्लेस्विग का उसको डेनमार्क को दे दिया गया। तो ये भी जर्मनी के लिए एक तरह से उनका क्षेत्र छीना जा रहा था। और फिर जर्मन की जो पूर्वी सीमा थी, जर्मनी को सबसे अधिक नुकसान उसकी पूर्वी सीमा पर ही उठाना पड़ा, क्योंकि उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा था उसको काटकर पोलैंड देश वर्ल्ड वार 1 के पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था और पोलैंड नाम का देश बना दिया गया। और जिसका समुद्री तट, जिसको बाल्टिक सी बोलते हैं, वो वहाँ पर डांजिंग नाम का एक पोर्ट सिटी थी, जिसको आज के टाइम में डैंक बोला जाता है। मैं आपको मैप में वो चीज़ दिखाता हूँ। यह है दोस्तों कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे देखिएगा, ये पोलैंड देश है। और यहाँ डांजिंग नाम का एक हल्का ग्रीन आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये डांजिंग नाम का शहर है, जिसको कि उस समय पोलैंड को यूज करने के लिए दिया गया था। डांजिंग को पूरी तरह से एक तरह से पोलैंड को ना देके वहाँ भी वो लोग संयुक्त राष्ट्र का जो लीग ऑफ नेशंस बना था उसके संरक्षण में दिया गया, लेकिन पोलैंड को समुद्री व्यापार के लिए डांजिंग शहर का जो बंदरगाह था उसका इस्तेमाल करने का अधिकार था। और मेमेल नाम का एक बंदरगाह था जो कि लिथुआनिया को दे दिया गया, जो कि मैप में मैं आपको दिखाता हूँ कि लिथुआनिया में जो मेमेल का बंदरगाह है वो कहाँ। ये है दोस्तों लिथुआनिया। और ये एरिया, ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं मेमेल, ये कर्सर को देखिए तो मेमेल यहाँ पे बंदरगाह है। यहाँ तक पहले जर्मनी हुआ करता था, लेकिन ईस्ट प्रशिया और फिर लिथुआनिया के बीच का इस पार्ट को मेमेल बंदरगाह को दे दिया गया लिथुआनिया को इस्तेमाल के लिए। और फिर जर्मनी को तोड़ के एक नया देश चेकोस्लोवाकिया नाम का देश बनाया गया, जिसको जर्मनी ने मान्यता दी, एक तरह से बाध्य होकर मान्यता दी। और इस प्रकार प्रादेशिक व्यवस्था के तहत जर्मनी को लगभग 25,000 वर्ग मील का अपना एरिया और 70 लाख की आबादी खोनी पड़ी थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। फिर दोस्तों जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस ने दुनिया भर में अपनी कॉलोनियाँ बना के रखी थी, उसी तरह से जर्मनी भी बहुत सारी कॉलोनियाँ बना के रखा था। तो मित्र राष्ट्र जो थे वो जर्मन उपनिवेशों को अपने अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए एक तरह से उनके अंदर से इच्छा थी कि इसको हम मिला लें। लेकिन उस समय के जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। फिर भी इसके बावजूद भी कहीं न कहीं चालाकी से फ्रांस और यूके ने जर्मन उपनिवेशों को अपने संरक्षण में ये दिखाने के लिए कि हम इसका डेवलपमेंट करेंगे, हम यहाँ पे लोगों को फ्रीडम देंगे और तमाम सारी चीज़ें करेंगे, इसके नाम पे अपने संरक्षण में कहीं न कहीं रख लिया। और फिर जो सैनिक व्यवस्था थी जर्मनी में, उसको उन्होंने ये कर दिया कि जर्मनी जो होगा उसको 1 लाख से अधिक की सेना नहीं रख सकता है। और उसकी जो तमाम नौसेना की पनडुब्बियाँ थी उसमें ये कर दिया गया कि जर्मनी सिर्फ और सिर्फ 6 पनडुब्बियाँ रख सकता है। बाकी जो पनडुब्बियाँ हैं उनको कहीं न कहीं यूके और फ्रांस अपने पास लेके रख ली, यानी कि उसको कैप्चर कर ली उन्होंने। और जर्मनी पर एक तरह से सैनिक प्रतिबंध लगा दिया गया। और जर्मनी में ये भी कर दिया गया कि यहाँ जो आवश्यक सैनिक सेवा थी उस चीज़ को बंद कर दिया गया। तो वहाँ पे एक तरह से सैनिक दृष्टि से पूरी तरह से जर्मनी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। अब हम बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था।
तो वर्साय की संधि की जो 231वीं धारा थी, एक तरह से आर्टिकल 231 जो उसमें थी, उसके तहत जर्मनी को ही प्रथम विश्व युद्ध के लिए सोल रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, यानी कि जर्मनी पे ही थोप दिया गया कि तुम ही इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार तुम ही हो। और इसकी भरपाई के लिए उस समय 6 अरब पाउंड मित्र राष्ट्रों का जो नुकसान हुआ था युद्ध में उसको जर्मनी को भरपाई के रूप में देना था, मतलब जर्मनी मित्र राष्ट्रों को भरपाई के तौर पे देगा, ऐसा प्रावधान उसमें कर दिया गया। और फिर आता है कि जर्मनी की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें भी बदलाव कर दिया गया। वहाँ पे वाइमर गणतंत्र की स्थापना की गई। अब वो जर्मनी नाम पे नहीं रहा, उसका नाम वाइमर गणतंत्र बना दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को विभाजित कर मित्र राष्ट्रों ने एक वाइमर गणतंत्र स्थापित किया और जर्मन लोग इस वाइमर गणतंत्र के जो एक तरह से लीडर्स थे उनको ये मानते थे कि ये शत्रु द्वारा बनाए गए गणतंत्र का मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये हमारे प्रतिनिधित्व नहीं है। तो उनसे एक तरह से घृणा की भावना उनके अंदर भरी हुई थी। और जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद तमाम देश बनाए गए या जो भी प्रादेशिक व्यवस्थाएं की गई, उसमें ये भी ध्यान नहीं रखा गया कि किस बोली भाषा और किस रेस के लोग कहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे जर्मन्स ऐसे थे जो कि जर्मनी में रहना चाहते थे, लेकिन उनको चेकोस्लोवाकिया या फिर पोलैंड के साइड में कहीं न कहीं रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्योंकि पार्टीशन इस तरह से कर दिया गया कि वो उधर ही फंस गए। फिर दोस्तों, अब जो वर्ल्ड वॉर 2 के पीछे कारण थे उसमें से हमने ट्रीटी ऑफ वर्साई के बारे में डिटेल में थोड़ा बहुत अध्ययन किया। अब हम लोग बात करते हैं कि और क्या कारण थे जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो इसके पीछे जो लीग ऑफ नेशंस उस समय संयुक्त राष्ट्र बना हुआ था, उसका एक फेल्योर था। फेल्योर इस दृष्टि में था कि इथोपिया, जिसको अबिसीनिया बोला जाता था उस समय, इथोपिया जिसको आज हम कहते हैं, उस देश को इटली ने एक तरह से युद्ध करके उसको कैप्चर कर लिया, जबकि इटली और इथोपिया दोनों ही यूएन के पार्ट थे। उस समय जो लीग ऑफ नेशंस था उसके पार्ट थे, और इथोपिया ने ये गुहार लगाई कि हम भी लीग ऑफ नेशंस के पार्ट हैं तो हमारी रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाया। तो एक तरह से लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया, इटली ने इथोपिया का इन्वेजन कर लिया। और फिर स्पेनिश सिविल वार, स्पेन में उस समय गृहयुद्ध की स्थिति थी, क्योंकि उस समय जो शासन व्यवस्था चल रही थी उसके खिलाफ कुछ गुट, एक तरह से उग्रवादी टाइप के ग्रुप पैदा हुए जो कि उस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन करने लगे, और उसको समर्थन जर्मनी के द्वारा दिया गया। जर्मनी ने उसका समर्थन किया, और रसिया कहीं न कहीं जो उस समय सत्ता में लोग थे उनका समर्थन किया, जिसके चलते एक तरह से जो स्पेन है वो अखाड़ा बन गया था। तीनों कंट्रीज़ के अपने हथियारों का एक तरह से इस्तेमाल या कह लीजिए परीक्षण करने का अड्डा बन गया था। तो ये लोग दो तरफ समर्थन कर रहे थे। बाद में जो वहाँ पे उग्रवादी आप नहीं कह के जो भी रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, वो कहीं न कहीं जो सत्ता पक्ष था उसको हटा के उखाड़ फेंका और सत्ता पे कब्जा कर लिया। और बाद में वहाँ पे जनरल फ्रैंको नाम का व्यक्ति था जो कि उस रिवोल्यूशन को, उस सत्ता को उखाड़ फेंकने का एक तरह से लीडर था। वो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों पक्षों में सौदेबाजी करने लगा। वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ जर्मनी की तरफ झुक जाए या फिर रसिया के अगेंस्ट हो जाए, वो ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो सत्ता में आने के बाद दोनों से समझौता करता रहा। और फिर जो इसके अगला जो कंडीशन है वो है जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना। 1937 में 1931 में इवन मंचूरिया पर जापान ने आक्रमण किया और मंचूरिया को कब्जा कर लिया, और वहाँ पे एक तरह से पपेट गवर्नमेंट बैठा दिया। और बाद में जो मार्को पोलो ब्रिज इवेंट, आगे आपको बताएंगे, मार्को पोलो ब्रिज इवेंट एक हुआ था जिसमें जापानीज और चाइनीज जो सैनिक थे उनके बीच भीषण लड़ाई हुई थी, और उसके बाद पूरे चाइना रीजन पर जापान ने 1937 में कब्जा कर लिया था। तो एक ये भी रीजन था। उस समय चाइना भी ये फील कर रहा था कि उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, और इधर एशिया में आग सुलगना शुरू हो गई थी, और उधर यूरोप में जो जर्मनी था वो अलग से सुलगा रहा था। और फिर यूरोपियन ऑक्यूपेशन एंड एग्रीमेंट्स, यूरोप में जर्मनी ने पहले चेकोस्लोवाकिया पे अटैक किया, उसको कब्जाया। फिर 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने सीधे पोलैंड पे इन्वेजन कर दिया, एक तरह से पोलैंड पे आक्रमण करके उस पे कब्जा करना शुरू किया। और पोलैंड और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक संधि थी जिसमें कि पोलैंड की सुरक्षा करने के लिए इन्होंने एक तरह से एग्रीमेंट किया हुआ था कि अगर आप पे आक्रमण होगा तो हम पे आक्रमण होगा।
तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध होना स्वाभाविक हो गया, और जो माना जाता है कि 1 सितंबर 1939 ये ट्रिगरिंग पॉइंट था वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। और फिर इसके और भी जो रीजन्स थे उसमें राइज ऑफ नाजिज्म, नाजी पार्टी जो कि हिटलर की पार्टी थी, और राइज ऑफ फासिज्म यानी कि मुसोलिनी फासिस्ट गवर्नमेंट जिसको बोला जाता है, इनकी राइज के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति क्रिएट हुई। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इथोपिया पे इटली ने आक्रमण किया था, वो 1935 में शुरू हुआ और अक्टूबर 1935 से मई 1936 में समाप्त हो गया। और इसमें जो उस समय इटली की एक तरह से कॉलोनी जो इरिट्रिया का पार्ट था, वो वहाँ पे इटली ऑलरेडी बैठा हुआ था, सोमालीलैंड और इरिट्रिया पे। तो बाद वहाँ से इटली ने आक्रमण करके पूरे इथोपिया को कब्जा कर लिया, और इथोपिया की रक्षा संयुक्त राष्ट्र नहीं कर पाया, और जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र के आर्टिकल 10 का एक तरह से उल्लंघन था, क्योंकि एक सोवरेन कंट्री जो कि यूएन का पार्ट है, यानी कि लीग ऑफ नेशंस का पार्ट वो भी थी और इटली भी थी, तो दोनों एक दूसरे पे हमला करके इस तरह से कब्जा नहीं कर सकते थे, यह उसका उल्लंघन था। लेकिन इटली ने उसका उल्लंघन किया, फिर भी लीग ऑफ नेशंस ने कुछ नहीं कर पाया, और एक तरह से जर्मनी जो है वो इस इटली के कब्जे को मान्यता दिया, ताकि जर्मनी जब कभी चेकोस्लोवाकिया या ऑस्ट्रिया पे कब्जा करे तो उसका समर्थन इटली कर दे। एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया हंगरी को समर्थन जर्मनी ने दिया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने ही ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया और ऑस्ट्रिया पे हमला किया। अब बात करते हैं स्पेनी गृह युद्ध के बारे में, जिसके बारे में मैंने बता ही दिया कि स्पेन में उस समय एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध शुरू हुआ। हिटलर और मुसोलिनी ये दोनों ने फ्रांसिस्को फ्रैंको के नेतृत्व में, जो कि उस समय राष्ट्रवादी विद्रोही था, एक तरह से उग्रवादी विद्रोही आप जो भी कह सकते हैं, वो उसको समर्थन इटली और जर्मनी ने दिया है। और सोवियत संघ ने उस समय की मौजूदा सरकार थी स्पेन की, उसको समर्थन दिया है, जिसमें 30,000 से अधिक विदेशी स्वयंसेवक, यानी कि जर्मनी और इटली से भी स्वयंसेवक के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड एक तरह से गई, वहाँ पे अंदर घुस के उस चीज़ को और भड़काई, और उस समय की जो मौजूदा सरकार थी उसको टॉपल कर दी, और वहाँ पे जो फ्रैंको था इसने सत्ता पे कब्जा कर लिया। और बाद में फिर ये जब आया तो दोनों तरफ से सौदेबाजी ये शुरू कर दी है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन स्वयंसेवकों को भी वापस फ्रैंको ने जर्मन सेना के तहत जो पूर्वी मोर्चा था वहाँ पे लड़ाई के लिए भेजा था। वो एक तरह से ऑफिशियली डिक्लेयर करके नहीं भेजा था, लेकिन कहीं न कहीं समर्थन किया था। फिर आते हैं कि चीन पर जो जापान का आक्रमण हुआ, चीन पहले ही मंचूरिया को कब्जा चुका था, जो कि 1931 में हुआ था, उसको उसने कब्जा कर लिया था। उसके बाद वहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट बना के जापानी सेना वहाँ पे थी, लेकिन जुलाई 1937 में मार्को पोलो ब्रिज हादसा एक इवेंट के नाम पे जाना जाता है, जो कि जापानीज और चाइनीज जो सेनाएं थी उनके बीच हुआ था। इसको जो कि मार्को पोलो ब्रिज को चाइनीज सेना ने उड़ा दिया था बम से। तो इसको बहाना लेके जापान ने चीन पर हमला किया और चीनी साम्राज्य की राजधानी जो कि बीजिंग है, बीजिंग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। सोवियत संघ ने चीन को युद्ध सामग्री की सहायता है तो उसके साथ एक अनाक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे कि जो जर्मनी के साथ चीन के जो पूर्व सहयोग थे वो प्रभावी रूप से समाप्त हो गए। और जनरल इस्मियो चांग काई शेक ने संघाई की रक्षा के लिए अपनी पूरी सेना तैनात की, लेकिन लड़ाई के 3 महीने बाद ही जो संघाई शहर है वो एक तरह से जापानी कब्जे में आ गया, और जापानी सेना लगातार चीनी सैनिकों को पीछे धकेलते रही, और जो उस समय राजधानी नानकिंग थी वो वहाँ पर कब्जा कर लिया। और नानकिंग पर कब्जा हो जाने के बाद 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों को मारा गया। जापानीज भी उस समय बहुत ब्रूटल तरीके से किसी देश पे कब्जा करते थे, वहाँ के आम नागरिकों के साथ उनको मार देना, महिलाओं के साथ रेप करना, बच्चों का मर्डर कर देना, बहुत ही ब्रूटल आर्मी मानी जाती थी उस समय जापान की। इस युद्ध के दौरान जो चीनी सेना थी वो अपने को टाइम देने के लिए, वो खुद की सेना को इकट्ठा करने के लिए टाइम देने के लिए, जो वहाँ पे पीली नदी है एक तरह से उसके बांध हो तोड़ दिए, और 1938 में वहाँ पे बाढ़ ला दिए, ताकि कुछ टाइम के लिए जापानी सेना को रोका जा सके। हालांकि कुछ टाइम मिला उन लोगों को, लेकिन जापानी सेना फिर भी आगे बढ़ती गई और बाद में वहाँ पे पूरी तरह से चीन को हरा दिया गया। और उधर यूरोप में जर्मनी और इटली ताकतवर होते ही जा रहे थे, और 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर हमला बोल दिया, और फिर भी दूसरे जो यूरोपीय देश ने इसका ज़्यादा विरोध नहीं किया। और इस बात से उत्साहित होकर हिटलर ने जो सेडेटनलैंड
जो कि चेकोस्लोवाकिया का पश्चिमी हिस्सा है, जहाँ जर्मन भाषा बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, तो वहाँ पर हमला बोला और वहाँ पे कैप्चर कर लिया। और इस चीज़ को फ्रांस और इंग्लैंड की उस समय की जो सरकारें थी वो एक तरह से चेकोस्लोवाकिया पे दबाव डाल के कि इस लैंड में जर्मन भाषी लोग हैं तो आप इस लैंड को छोड़ दीजिए, और इस तरह से अपीजमेंट वाली जो कहा जाता है ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपीजमेंट के कारण हुआ, तो कहीं ना कहीं हिटलर को खुश करने के लिए कि ठीक है आपने इस पे कब्जा कर लिया, अब आप यहीं पे रुक जाओ। और जो हिटलर था उसने ये वादा भी किया कि हाँ ठीक है मैं इसके बाद आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन हिटलर की मंशा तो कुछ और ही थी। ये संधि हुई, उसके बाद हिटलर दोबारा पूरे चेकोस्लोवाकिया को कैप्चर कर लिया और आगे बढ़ता गया। फिर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, क्योंकि वो जो डैंजिंग शहर था उसको एक तरह से कब्जा करने के उद्देश्य से हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, जिसको कि लीग ऑफ नेशंस उस समय गवर्न कर रहा था, लेकिन उसका पोर्ट जो था उसको इस्तेमाल करने का अधिकार पोलैंड को दिया गया था। तो हिटलर का इरादा था कि उसको कब्जा कर लिया जाए ताकि एक तरह से बाल्टिक सी में जर्मनी को एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन फिर इसके विरोध में फ्रांस और इंग्लैंड, जर्मनी जो कि पोलैंड को अपनी एक तरह से कॉलोनी क्या कैप्चर करके उसको अपने कब्जे में ले लिया था, फिर उसके विरोध में उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। और इधर इटली ने अल्बानिया पर हमला बोल दिया, तो यही समर्थन रोमानिया और ग्रीस को भी दिया गया कि भाई आप आसपास के एरिया को कैप्चर करो। और सोवियत संघ ने भी फ्रांस और इंग्लैंड के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन पश्चिमी देशों ने उसका हाथ लेने से एक तरह से इनकार कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सोवियत संघ को भी ये लग रहा था कि अगर इसका एग्रेशन इधर बढ़ा तो हमें भी किसी न किसी का समर्थन चाहिए। लेकिन उस समय पश्चिमी देशों ने सोचा कि क्या सोवियत संघ से बात करें, और सोवियत संघ को एक तरह से नकार दिया उन्होंने। और फ्रांस और इंग्लैंड जो कि पोलैंड की सहायता के बाद इटली और जर्मनी ने भी मतलब फ्रांस और इंग्लैंड जब सहायता के लिए पोलैंड के लिए आगे आए, तो फिर इटली और जो जर्मनी है उनके बीच में भी एक संधि होती है जिसको बोला जाता है पैक्ट ऑफ स्टील, यानी कि स्टील की तरह मजबूत संधि की गई, जो कि दोनों लोग एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। और सोवियत संघ को जब फ्रांस और इंग्लैंड ने नकार दिया, तो सोवियत संघ ने जर्मनी से ही एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया, जिसमें यह था कि पोलैंड पर हमला करने के बाद सोवियत संघ और जर्मनी कहीं न कहीं दोनों तरफ से हमला करेंगे और पोलैंड को आधे आध बांट लेंगे और एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन हिटलर ने इस पे साइन तो किया, बट इसको फॉलो नहीं किया। वो पोलैंड पे हमला करने के बाद में सोवियत संघ पे भी हमला करता है। तो यहाँ कहीं कहीं ये जो नॉन अग्रेशन पैक्ट था इसका उसने उल्लंघन किया। इसी बीच पोलैंड पर हमला करने से पूर्व में सोवियत संघ और जापान के बीच जो टसल चल रही थी उसके बीच युद्ध विराम हो जाता है, और फिर वहाँ से जब फ्री होता है सोवियत संघ तो उसने पोलैंड पर 1939 पर उसने भी हमला कर दिया है। और इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। आगे की जो घटनाएं हैं दोस्तों मैं अगली वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा बनता जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इवेंट वाइज घटनाएं घटी हैं एकदम टाइमिंग के साथ साथ में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आई होप आपको द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ और इसके पीछे क्या क्या कारण थे और ऐसी शक्तियां क्यों उभर के सामने आई आपको पता चला होगा। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू।